गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। हम आपके लिए विशेष एक पैकेज लेकर आए हैं। दैट मीन्स आपको पूरा 6 से लेकर के 10 तक की हिस्ट्री और फिजिक्स चैप्टर वाइज चैप्टर आपको रीडिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम आने वाला है जिसका नाम है बिहार एसएससी द्वारा जो टीचरों की बहाली निकलने वाली है। लगभग 2 लाख वैकेंसियां हैं और उसमें हमारे बच्चे भी आपकी मदद पूरी करेंगे। वो आपके लिए पढ़ कर देंगे या पढ़ कर देंगे। एसएनएस एकेडमी की तरफ से ये आपको मौका ये ऑफर किया जा रहा है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग करते हैं कि पहला 6th क्लास का पहला चैप्टर ज्योग्राफी का है, जो सबका इंटरेस्ट है। और हमारा पृथ्वी जैसे ग्लोब में क्या स्थिति, पृथ्वी जैसे ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक नक्शा है, उसमें हमारी स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या रेखाएं हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे, सौर मंडल वगैरह सब देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, सूर्य जिस मतलब सूर्य की फैमिली एज सूर्य एज हेड ऑफ द फैमिली, उस सौर मंडल में पृथ्वी का क्या रोल है और क्या क्या उसमें परिवर्तन है देखते हैं। आप लोग देखते हैं सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ठीक है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। याद रखिए, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या, नए चंद्रमा की रात, इसमें वर्ड यूज किया गया नए चंद्रमा की रात। हम लोग बेसिकली जानते हैं कि ये वर्ड जिस तरह से यूज किया जा रहा है, आपको हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास ऊष्मा का प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई प्रतीत होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। किसी नक्षत्र मंडल का नाम प्रस्तुत करना होगा तो ये बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि। सप्त सात ऋषि मतलब सभी।
यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि भी एक नक्षत्र मंडल, जो कि नक्षत्र मंडल आर्य मेजर का भाग, उसी का एक भाग, किसका, अर्सा मेजर का एक भाग है, जैसे बिग बियर का एक भाग। ये इन्होंने पिक्चर में इन्होंने दिखाया 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है। अब अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। क्योंकि बच्चों का है, इसलिए एक्टिविटी के तौर पर दिखाया गया। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। कहा जाता है ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कैसे? चित्र 1 में बताया गया है कि आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तथा एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। बताया जिस तरह जाएंगे तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। कुछ खगोलीय पिंडों ने अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, कुछ खगोलीय पिंड अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या कहलाता है? परिभ्रमक। अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती। क्या है इसको याद रखें, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती। आगे बढ़ते हैं, कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन हो जाए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियों है। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से सहायता से देखा जा सकता है। तो क्या बताना चाह रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले, क्या रिंग टाइप का छल्ला है, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियां। समझा? यहाँ से शक्तिशाली दूरबीन से हम देख सकते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ सूर्य को दिखाया है। सूर्य के बाद क्या है? मरकरी है, इसको बुध बोलते हैं। उसके बाद क्या है? उसका क्या है? इसका एक ट्रिक है आपको है। माय वेरी इफिशिएंट मदर सर्व्स अस नट। यार नहीं पता? आगे इसको यार, माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। क्या है? माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मतलब इसका सारा वर्ड है, ले लीजिए। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले 9 ग्रह था, 9 ग्रह से अब 1 ग्रह की मान्यता खत्म कर दी गई। एक मिनट पॉज हो सकता है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब सहयोगी है, मतलब साथ चलने वाला तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ हैं, कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अभी सौरमंडल के बारे में, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुक्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका
जिसका मुखिया क्या है? सूर्य। ठीक है, उसमें जो सबका जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के बारे में सूर्य सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अभी देखिए पिक्चर, लास्ट में पिक्चर हम लोग देखे, ये एक्चुअली आधा पिक्चर है, पूरा पिक्चर इसमें नहीं मेंशन है। लेकिन मुखिया क्या है? सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है? अत्यधिक गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल मतलब अट्रैक्शन फोर्स इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। इतना सब परिवार को किसे मुखिया क्या होता है? अपना प्रभाव से क्या करता है? सबको मिला के रखता है। ऐसे ही सूर्य का कार्य। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है ना? लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। हमारी वो कैसे केयर करता है कि नजदीक होते हुए लेकिन हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, 15 करोड़। एग्जाम्पल आ गया, मतलब क्वेश्चन आ गया तो 15 करोड़ याद रखिएगा। जब मोदी जी बोले 15 लाख, याद रहेगा। ऐसे करोड़ कर लेना। मोदी जी तो है नहीं, वो झूठ बोलते हैं नहीं। सूर्य तो बेचारा पूजा योग्य ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे मतलब है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। मतलब सिलसिलेवार। पहले क्या है? बुध, शुक्र, तीसरा क्या है? पृथ्वी। याद रखना, इधर से तीसरा पृथ्वी, देन चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। प्लूटो को हटा दिया गया। पहले प्लूटो भी इसमें इंक्लूडेड था। अब सूर्य से की दूरी का अनुसार आगे वर्ड माय वेरी इफिशिएंट ए बाबू माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। वृत्ताकार दीर्घ बड़ा सा वृत्ताकार। ये कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है। ऑब्वियसली क्या है? बुध सूर्य से सबसे नजदीक है। अब उसका ये सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। नजदीक हो तो जल्दी से सर्किल पूरा कर लेगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये यार बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का इसकी जस्ट बाद जो है, इसके बुध की जस्ट बाद पृथ्वी जस्ट पहले जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। देखने में एक जैसा लगता है। कौन सा? शुक्र। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में क्या किया? इसे अगर यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरस तथा प्लूटो गोने ग्रह कहे जाते हैं। अब इसको किस क्या समझे? सीरस, याद रखना, सीरस और प्लूटो क्या ग्रह का नाम दिया गया? बोना ग्रह। बोना ग्रह का नाम दिया गया। एक चीज याद रखिए, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरे भाषाओं से लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी वर्ड शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का क्या अर्थ है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर है, जिसका मतलब जी का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियो का मतलब क्या है? जियो साथ लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजिया। और देखो जियो के साथ लॉजिया लगेगा तो पृथ्वी का अध्ययन, और मेटेरिया लगा देंगे तो पृथ्वी का मापन, और जोडिस आइडिस लगा देंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं।
याद रखिएगा, सीरस प्लूटो क्या बोना ग्रह नाम से जाना जाता है, सीरस और प्लूटो पूछेंगे आप लोग। अब पृथ्वी, हमारा प्यारा पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह देखे हम लोग, माइट, वेरी, इफिशिएंट, इकोनॉमिक। तीसरा ग्रह आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना। आकार में यह साइज के अनुसार से पोजीशन में तीसरा है, लेकिन आकार में यह सबसे पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है, इसी कारण से, यही कारण इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। तो जब तक कोई मेंशन नहीं होता तक हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अच्छा, अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आप देखो ये क्या है, नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कब गया था 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। समझा? अब पूछता है कि पहला, ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था जो कि चंद्रमा पर गया था? क्या नाम था? सबसे पहले जो चंद्रमा पे गया नील आर्मस्ट्रांग। अरे भाई इंडिया का राकेश शर्मा। हाँ सही बात, राकेश शर्मा। अब चंद्रमा की बात करें। हाँ ठीक है, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है? एक इसका सैटेलाइट है चंद्रमा, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। व्यास मतलब क्या होता है? किसी गोला का रेडियस का दुगुना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, ठीक ना? तो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 हुआ। इसको मतलब इसका 4 बार गुना करें तो उतना बड़ा व्यास उसका पृथ्वी का। इसका यह इतना बड़ा है इसलिए इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब जो नजदीक है, मतलब और की तुलना में ये नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 384,400 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अच्छा, उपग्रह क्या है? उपग्रह के बारे में, उपग्रह हुआ एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर मतलब ग्रह चक्कर लगाते हैं। दो तरह से होता है, दो तरह का उपग्रह है। एक मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के चारों ओर जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ये सब याद रखना, IRS, एडुसेट और इनसेट, ये सब कुछ उपग्रह के नाम है जो कि मानव द्वारा भेजा गया और हमारा इंडियन। चंद्रमा एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगा था? एवं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेती है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। मतलब सोच लो ना, वो जैसे से घूम रहा है उसका
एक बार वो फिर एक्सिस पर भी वैसे ही रोटेट कर रहा है, उतना ही नहीं, गोला भी कर रहा है। तो हमको समझ, हम भी तो उसी पृथ्वी पर है, हमको वही पोर्शन सब हमेशा दिखाई देगा, सैड पार्ट हमेशा पीछे ही रह जाएगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है। हम लोग चांद में दाग कुछ नहीं, गड्ढे उड्ढे पहाड़ वाले हैं। सूत्र ग्रह क्या है? तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहां पर? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए। ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है? क्योंकि बड़ा ये सब छोटा-छोटा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है। उल्का पिंड क्या है? शुद्ध ग्रह उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे से टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, आप उल्का पिंड गिरने वाला है, पृथ्वी खत्म, ये सब आता रहता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाना होगा तो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि घर्षण की वजह से एगो कल्पना चावला का नाम सुना होगा। कल्पना चावला मतलब एरोनॉटिस्ट थी, मतलब वो गई थी तो वहाँ जब आई साइंटिस्ट तो रास्ते में उसका क्या होता, प्लेन क्या हो, जब एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर का इतना घर्षण था उसकी वजह से उसका क्या हुआ, रिपेयर कराया गया था। वो जिस वायु रॉकेट से आया गई थी वो रिपेयर कराया हुआ था, रिपेयरिंग का वो उखड़ गया और वहाँ क्या हुआ, आग लगी। तो ऐसे क्या होता है, घर्षण की वजह से क्या हो सकता है, जैसे हम लोग चट्टान को रगड़ते हैं तो आग जैसी चीज निकलती है ना, ऐसे ही वायुमंडल का घर्षण से क्या हो सकता है, आग लग सकता है। वो उल्का पिंड क्या करता है, वातावरण में आता है तो उसमें घर्षण की वजह से आग की तरह दिखाई देता है। ठीक है। चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है। जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो पहाड़ टाइप गिरा तो क्या, पत्थर टाइप गिरा तो क्या, गड्ढा बना देते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली सफेद पट्टी की तरफ एक चमकदार तारे को रास्ते को देखा है? मतलब कभी कभी इस तरह का कोई ऐसा करके पट्टी टाइप का, व्हाइट पट्टी टाइप, यह लाखों तारों का समूह। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे क्या है, ये आकाशगंगा मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग। हमारा सौरमंडल का नाम क्या है, हमारे सौरमंडल किस कहते हैं, किस आकाशगंगा का हिस्सा है मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ये आकाशगंगा का नाम क्या है, इसमें हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, या लिखा है मिल्की वे। इसका मतलब आकाशगंगा का मतलब मिल्की वे नहीं होता है। आकाशगंगा में एक स्पेशल आकाशगंगा जिसका नाम हम लोगों ने मिल्की वे रखा है। ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी। इस कारण इसका आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। मतलब एक ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिकों ने अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। बताता है इसके अभी जुटे हुए हैं, इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के सब जानते हैं, हम भी इसी फैमिली का पार्ट है। ये आपका चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया। देखिए इतना छोटा सा चैप्टर, ऐसे नहीं छोटा छोटा करके, मतलब चाहेंगे तो एक दिन में 2-3 चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं।